नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शिव प्रसाद जी की कहानी नई पुरानी तस्वीरें। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए नई पुरानी तस्वीरें। बाल कक्षा का छात्र अपने दबंग मास्टर से, कर्जखोर अपने महाजन से या भड़ैत मकान मालकिन से शायद ही उतना डरता हो जितना मैं बुआ से डरता था। मेरे दिमाग में बुआ का कुछ अजीब किस्म का नक्शा है। उन दिनों मेरी उम्र मुश्किल से 9-10 साल की होगी और मुझे इसकी धुंधली स्मृति भी नहीं कि इस उम्र के पहले मैंने कभी बुआ को देखा भी था। पर पहली बार की भेंट से ही बुआ के रोब दाब की जो छाप मेरे मन पर पड़ी वह अमिट थी। एक 30-35 साल की पतली दुबली औरत, छोटा भरा सा मुंह, अधपके बाल। पर बुआ की जो चीज मुझे बहुत आतंकित करती वह थी उनके दाहिने हाथ की अनामिका की सफेद अंगूठी, जिसे वह हमेशा घुमाया करती। बुआ के मन में क्या है, प्यार या क्रोध या और कुछ, उसका पता इस अंगूठी की रफ्तार से चल जाता। बुआ हमेशा पान दबाए रहती, गले में एक चमकदार हंसली पहनती, पर धोती हमेशा सफेद रखती, जिसकी शुभ्रता में एक प्रभाव रहता था जो ठंडा लगता था, पर जिसे छू सकने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्हीं बुआ के पास मैं जा रहा था। नवंबर के जाड़े की रात अपने काले लिहाफ में सिकुड़ती जा रही थी। पछुआ की तेज हवाएं चमगादड़ के परों की तरह सनसनाती गाड़ी के डिब्बे में घुस आती। अनायास सिसकारियां उठती, कंबल सिकुड़ते, एक हरकत होती और फिर सब के सब मुसाफिर डिब्बे में भरी सांसों की गर्मी में खो जाते। मैं एक क्षण डिब्बे की खिड़की के भाप जमे शीशे से सन्नाटे में सरकते पेड़ पौधे, धरती आकाश को देखता और फिर तुरंत बुआ की सुध-बुध में खो जाता। सुबह ज्यों ही नाश्ता करके समाचार देख रहा था, माँ दबे पांव आकर चारपाई पर बैठ गई थी। तो क्या सोचा बेटा? माँ ने कहा था। कहती हो तो चला ही जाऊंगा, मैंने कहा, पर थोड़ी रुखाई से, क्योंकि मुझे यह अनुमान तो था ही कि नवंबर की रात में घर से बाहर निकलकर जाना, और वह भी बुआ के यहाँ, कोई बहुत आनंद की बात नहीं है। ऐसे नहीं कहते बेटे, माँ बोली। बुआ जरूर किसी कठिनाई में फंस गई हैं, वरना तुमको चिट्ठी लिखकर ना बुलाती। बुआ बड़ी वैसी हैं, किसी की मदद भला कब चाहती हैं। माँ के इस कहने में जो तथ्य था उसे मुझसे अधिक और शायद ही कोई जानता हो। मैं बचपन के दिनों में बुआ को बहुत निकट से देख चुका हूँ। वह सदा आत्मनिर्भर रहीं। अपने आगे उन्होंने फूफा की भी कभी न चलने दी। फूफा जी बहुत नेक आदमी थे। पता नहीं नेक आदमियों की सूरत भी भगवान एक खास तरह के सांचे में ढालकर बनाता है। थोड़ा मोटा ढीला ढाला शरीर, मूछें लंबी और ज्यादा चौड़ी जो लटक कर होठों को ढक लेती, साधारण मोटी सी धोती और उस पर अंगरखा। जाड़ों में फूफा जी मिर्जाई पहनते, बंदों वाली, जिन्हें छाती के पास कसकर बांध लेते। फूफा जी की आंखें कितनी सीधी थीं, गाय की तरह, जिनमें जरा भी शोखी नहीं, रंच मात तिर्यक नहीं। पर पता नहीं किन ग्रहों का फेर फार था कि बुआ और फूफा जी में कभी पटती नहीं थी। बुआ घर की मालकिन तो थी ही, बाहर के काम काज में भी दखल देती। फूफा जी चिढ़ते तुनकते, पर बुआ उनकी जरा भी परवाह न करती। आज भी मुझे वह घटना भूली नहीं है। बुआ के महेशपुर में एक गौरी राउत थे। गरीब थे बेचारे, पर बड़े जिंदा दिल आदमी थे। जहां हम गली से मुड़े और गौरी राउत ने देखा कि झट अपनी चारपाई छोड़कर दौड़ते, रास्ते में आकर खड़े हो जाते। कहाँ चले बाबू? वह हमारी ओर मुंह करके आंखें नचाते। ओ समझा, तो कोल्हू गड़ गया राजा का। क्यों भैया, हमें कभी पपड़ी नहीं खिलाओगे? गुड़ की गर्मा गर्म पपड़ी खाए तो जमाना बीत गया राजा। अच्छा सहेबी कटे तो कहना,
देशी की पपड़ी तो पंचो लगती है। हाँ हाँ आना राउत, सूरज कहता, मगर हमें अपना नाच तो दिखा दो। गौरी राउत चट अपने गमछे को सिर पर डालता, घूंघट काढ़ लेता, हाथों की तालियां देता, फिर गाता। उत्तर में कबूतर बोले, वन में बोले मोर, नई बहुरिया रूसल चले, पाछे लागे चोर। और फिर बड़े अंदाज से नई बहू के रूठने की नकल उतारता। हम लोग लोटपोट हो जाते। इसी राउत पर बुआ के कुछ रुपए आते थे। बुआ ने कई बार तगादे किए, पर बेचारा गरीब था। लाख जुगाड़ करने पर भी सूद तक नहीं दे पाता। फूफा जी ने बुआ को समझाया, पर वह कब मानने वाली थी। एक दिन मैं बारी से लौटा ही था कि बुआ पास आकर बोली, सुनते हो बिपिन, देखो तो बाहर राघु है। मैंने आवाज से ही पता लगा लिया कि आज किसी न किसी के देवता बिगड़े हैं। सर पर पैर रखकर भागा और राघु को पकड़ लाया। उसे बुआ के सामने भेजकर स्वयं पल्ले की आड़ में छिप गया। बिपिन, बुआ चिल्लाई, वहां क्या छिप गया चोर की तरह? सूरत हराम, जा राघु के साथ गौरी राउत की गाय छुड़वा ला। ये लोग सीधे मानने वाले नहीं हैं। बिना टेढ़ी उंगली के घी नहीं निकलता। कहते कहते मुंह थेथर हो गया, और वो है लाट का नाती कि सुनता तक नहीं। राघु सिट पिटाकर पीछे हटा। मैं भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। बाहरी दरवाजे से फूफा जी आए। उनको किसी तरह पता लग गया था। रुको जी बिपिन, बुआ की ओर देखकर बोले, अरे सुनती भी हो, वही गाय तो बेचारे का अवलंब है। वह भी छीन लोगी तो उसके बाल बच्चे जिएंगे कैसे? वे कुछ और कहना ही चाहते थे कि सामने बुआ की उग्र मूर्ति देखकर सहम गए, और उनके मुंह से कुछ अस्फुट सा फूटते फूटते रह गया। गरीब है तो हंडा लाद दो, मैं बोलूं तब तो, पर मेरा रुपया तो मिलना ही चाहिए। मैंने कोई सदा बरत नहीं चलाया है कि खैरात बांटती चलूं। खैरात बांटना हो तो बांटो, पर मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। फूफा ऐसे मौकों पर कितने दीन मालूम होते, इसे मैं खूब जानता था। इसी से हम उनकी ओर निरीह दृष्टि से देखते विदा हो गए, वरना एक आध बातें हमें भी सुननी पड़ती। गौरी राउत अपने दरवाजे पर ही बैठा था। सदा की भांति वह हमें देखते ही दौड़ा आया। पास आकर वैसे ही आंखें नचाकर बोला, क्यों बाबू, कहाँ चले? पर वह मेरी आंखों में व्याप्त छाया को देखकर सहम गया। कुछ अवांछित होने वाला है, ऐसा अनुमान तो शायद सहसा वह न कर सका। तभी राघु बोला, सुनते हो दादा, बड़ी मालकिन ने हमें भेजा है। बुलाया है भैया? राउत मन से भीत दबा हुआ सा बोला। अच्छा अच्छा, अभी चला। और वह हाथ का हुक्कर रखने की सोचने लगा। तभी राघु ने कहा, लेकिन हाँ हाँ कहो बेटा। बुआ ने तुम्हारी गाय लाने को भेजा है राउत। मेरे मुंह से अचानक निकल गया। गाय? राउत के मुंह से जैसे हाय निकली, जो देखते ही देखते उसके छप्पर के हर तिनके से प्रतिध्वनित हो उठी। उसके औरत बच्चे बिलखने लगे। मैं ज्यों ही गाय छोड़ने लगा, गौरी राउत ने बढ़कर पगही अपने हाथ में ले ली। बोला, मैं खुद ही पहुंचाए देता हूं बाबू, अनजाने आदमी को थोड़ा हूंफती है। उसने गाय के पुट्ठे पर हाथ दिया। ममत के स्पर्श से गाय के रोएं खिल उठे, कपास के फूल की तरह। द्वार पर पहुंचते न पहुंचते हम लोगों के साथ एक छोटी सी भीड़ इकट्ठा हो गई। हमें देखते ही फूफा चारपाई से उठकर आए। ले जा राघु उधर, धौरा के बगल में बांध दे। और फिर वे भीड़ की ओर मुड़े। क्या है यहाँ? भागो, कौन सा तमाशा है? सहसा वह गौरी राउत की ओर मुंह करके बोले, बार बार तगादे का कोई असर नहीं। जैसे मुफ्त का माल है, इस तरह कैसे चलेगा? मैंने सोचा था कि जाते ही बुआ से कुछ कह सुनकर फूफा राउत की गाय लौटा देंगे, पर लगा जैसे इनका भी दिमाग बदल गया है। आखिर रुपयों का मोह तो है ही, कोई कैसे छोड़ सकता है? गौरी राउत ने फूफा के सामने हाथ जोड़ लिया। सरकार, कुछ मोहलत मिल जाती। ना ना, यह सब अब नहीं चलने का। फूफा रुखाई से बोले। बुआ दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। आगे बढ़कर बोली,
विपिन, गाय छोड़ दे बेटा। और सुनो राउत, अगली फसल में मेरा हिसाब साफ हो जाना चाहिए। ले जाओ अपनी गाय। बुआ घर की ओर बढ़ी तो फूफा कुछ कहने के लिए लपके। शायद अब वह गाय देना नहीं चाहते थे, पर बुआ तो जैसे सोच चुकी थी कि कोई काम वे अकेले करें तो ठीक। जहां कोई मददगार हुआ, बुआ बदली, फिर परिणाम चाहे जो हो। बुआ पूरी डिक्टेटर थीं। किसी की राय की या मदद की उन्हें कुछ भी जरूरत नहीं। रात का आखिरी पहर अपनी अंतिम सांसें तोड़ रहा था। एक सुनसान मुर्दनी के वातावरण में केवल गाड़ी की झकझक के अलावा कोई शब्द नहीं उठता था। चारों ओर घोर शांति थी। बगल में एक मुसाफिर भुनभुनाया, क्यों भाई साहब, आपके पास माचिस है? ना भाई, मैंने सिर हिलाया और उसने नशे की तलब को दबाकर बीड़ी कान में रख ली। फिर एक गंभीर सन्नाटा छा गया। मैंने कंबल ठीक किया और पुरानी स्मृतियों की दुनिया में खो गया। जिस समय गाड़ी फूलपुर स्टेशन पर पहुंची उस समय करीब 6-7 बज रहे थे और अभी नवंबर का ठिठुरा सूरज क्षितिज के झुरमुट से झांकने लगा था। मैंने एक रिक्शा लिया और चल पड़ा। स्टेशन से महेशपुर जाने वाली सड़क से मुझे सदा नफरत रही है। नीची सड़क बरसाती दिनों के बाद बाजार से लौटते लद्दू बैलों के खुरों से कटफट जाती है। कीचड़ीली जगहों पर मतवाली भैंसें अपनी रगड़ से गड्ढे बना देती हैं। इसी सड़क पर अपने ढीले ढांचे को बुरी तरह झटकता रिक्शा चला जा रहा था। गांव के पास कोई 2 मील तक फैली अमराई है, जिसके अंतराल की काली छां को बेध सकना बड़ा मुश्किल है। इस अमराई का चप्पा चप्पा मेरा जोहा है। पश्चिम तरफ ईसा मियां ने अपने हिस्से को नागफनी और सीहोड़ की बाढ़ से अलग कर लिया है। इस हिस्से में घुस सकना तो और भी मुश्किल है। एक बार मैं इसी बाढ़ में छिपा घंटों बैठा रह गया था। जाड़े का ही दिन था। फूफा दरवाजे पर बैठे थे कि मुन्नन नाई आ गया। मुझे शीशा लाने को कहकर फूफा ने मुन्नन को अलाव में पानी गर्म करने का हुक्म दिया। मैंने बिना बुआ से पूछे आले में रखा भारी सा शीशा उठाया और तेजी से भागा। हाथ का ठीक संभाल न हुआ और निकसार की बाजू से टकराकर शीशा चाक चाक हो गया। चन्न की आवाज सुनकर बुआ आई। बाहर फूफा भी खड़े होकर मेरे मुंह की ओर देख रहे थे। फोड़ दिया ना? बुआ ने कहा। मैंने चुपके से देख लिया। बुआ के चेहरे पर क्रोध का भाव न था। राहत हुई। सोचा चलो सस्ते बचे। जाने भी दो, जानकर थोड़े टूटा, फूफा ने कहा। फूफा का कहना था कि बस बुआ को तो जैसे आग लग गई, मानो उनके बाड़े में कोई मरकहा भैंसा घुसाया हो। चट त्योरी चढ़ी और उन्होंने मेरी ओर कुनैन पीने जैसा मुंह बनाया। देखकर नहीं चलता, अंधा है क्या? बुआ की हालत देखकर फूफा घबराए और मेरे बचाव के लिए भीगी बिल्ली की तरह पैर दबाते मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनको मेरी ओर आते देख बुआ एकदम क्रुद्ध बाघिन जैसी झपटी, जैसे उन्हें अपना शिकार दूसरे को देना पसंद नहीं, और उन्होंने चट अपने पंजे को दबोचकर खींचा और मेरे गाल पर जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। फूफा है करते ही रहे, पर बुआ तो इसके लिए भी तैयार थी। बोली, तुम लड़कों को बिगाड़कर मिट्टी कर दोगे। फिर मेरी ओर देखकर बिगड़ी। क्या टुकुर टुकुर ताकता है, जाकर बैठ। मैं वहां से चला आया। जाकर बैठता तो क्या, मन ही मन बुआ को कोसता ईसा मियां के बाड़ में जा छिपा। दोपहर को बगीचे में चारों ओर मेरी खोज होने लगी। बुआ खुद पागल हवा की तरह पेड़ के हर पत्ते को पलट देना चाहती थी। मैं ईसा खां के टेढ़े बीजू की आड़ से सब तमाशा देख रहा था। बुआ कभी अपने को कोसती, कभी फूफा को बुरा भला कहती। बिपिन, बुआ की तेज आवाज में अनदेखा ममत्व था। मैं अपने को रोक न सका और चुपके से निकलकर उनके सामने खड़ा हो गया। मुझे देखते ही वे लपकी और खींचकर उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। मेरे गाल को सहलाते हुए बोली, अरे भैया, पागल है क्या? कहाँ झाड़ झंकार में घुसकर बैठा था? मेरी आंखों से तो न जाने क्यों आंसू चू पड़े। वे बड़ी देर तक वैसे ही बैठी रहीं। बुआ, मैंने कहा,
आओ चलें, फूफा जी परेशान हो रहे होंगे। बुआ तिनकी, वे क्या परेशान होंगे, काठ हैं काठ। तेरे आने पर बड़ी देर तक लड़ते रहे, फिर बोले अच्छा मार दिया तो ठीक ही किया। लड़कों को लाग डांट में रखना अच्छा रहता है। मैं चुपचाप बुआ की ओर देखकर हंस पड़ा। रिक्शे से उतरकर जब मैं बैठके में पहुंचा, उस समय दालान में रखी एक चौकी पर सूरज और उसके कुछ साथी बैठे चौपड़ खेल रहे थे। सूरज ने एक बार गर्दन उठाकर मेरी ओर देखा और फिर अपने काम में लग गया। मैं आध घंटे तक यूं ही बैठा रहा। मुझसे बोलने वाला भी कोई न मिला। तभी बगल के दरवाजे से बुआ आई। मैंने उठकर पैर छुए। बुआ को देखकर तो दंग रह गया। वही शरीर था, वही बाल, हाथ में अंगूठी, वही सफेद धोती थी जिसमें अब रोब न था, ऐंठ न थी, करुणा और ममता का मिश्रण था। चलो विपिन। फिर वह सूरज की ओर मुड़ी। सूरज तू भी चल। क्यों रे? पास आकर बोली। अच्छी तरह रहा ना? सूरज अभी खेल में मशगूल था। बुआ ने पुकारा तो वह हूं करके रह गया, उठा नहीं। उसके अंग प्रत्यंग से उपेक्षा टपकी पड़ती थी। मुझे सूरज के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। लगा जैसे बुआ उबलेंगी, पर उनके चेहरे पर कोई विकार न आया। वह चुपके से सूरज के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उठा लाई। शाम को बुआ खुद खाना बना रही थी। मैं खाने बैठा तो बोली, विपिन शादी कर रहा है रे? मुझे ले चलेगा ना? जल्दी हाथ पीले कर, बेचारी भाभी का कब तक हाथ जलाएगा। सूरज भाई की शादी तो हो गई है ना बुआ? मैंने व्यंग किया। बुआ बोली, ना ना, एक काम भी अपने हाथ से ना करूं तो अच्छा नहीं लगता। तेरे फूफा के जमाने में तो एक दाई भी थी, तब भी काम पहाड़ मालूम होते थे। मैंने तो उसे भी हटा दिया। जब तक हाथ पैर चलता है बेटा, बैठना ठीक नहीं। मैं बुआ को आश्चर्य से देखता रह गया। काफी दिन बीत गए। मैं घर का अकेला आदमी ठहरा। जब चलने को तैयार हुआ तो बुआ आई। मैंने कहा, बुआ तुमको माँ ने साथ लाने को कहा है। मुझको? बुआ हंसी। पागल है क्या भैया? अरे इतना बड़ा घर द्वार किस पर छोड़ूंगी? शादी वादी करना तो बुलाना, तब देखा जाएगा। मैंने बुआ के चरण छुए। चलने को हुआ तो बोली, क्यों रे, भाभी को नमस्ते नहीं करेगा क्या? सच ही मैं बड़ा लज्जित हुआ। लपक कर भाभी के कमरे की ओर गया। लेते क्यों नहीं जाते उन्हें भी? भाभी ने घंटी की तरह पतली पर बेधने वाली आवाज में कहा। इसीलिए तो चिट्ठी देकर बुलाया था। लेते जाइए, मालकिन हैं, संदूक में रुपया पैसा बहुत है। मैं तो सन्न रह गया। शरीर मारे क्रोध के जलने लगा। सामने बुआ खड़ी थी, सभी बातें सुन रही थी, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, न क्रोध न प्रतिरोध। मैं आवाक रह गया। टक लगाए बुआ के शांत चेहरे को देखता रहा। क्षुद्र आघातों से विचलित न होने वाले गहन महासागर के जैसा ही एक भाव उनके थाहीन नेत्रों में व्याप्त था। मुझे याद आया, बुआ के विरोध और क्षोभ के समय ऐसा ही भाव फूफा जी के चेहरे पर उभर आया करता था। जब वहां से चला तो मेरी आंखों के सामने बुआ की दोनों तस्वीरें नाच रही थीं। एक दर्प भरी जाज्वल्यमान और दूसरी यह शांत, गहन और क्षमाशील। इन दोनों के बीच एक पर्दा झूल रहा था और उस पर एक छाया मुस्कुराती हुई मालूम पड़ती थी। स्वर्गीय फूफा की आवृत्ति। होठों पर मूंछों के बाल लटक आए हैं और समुंदर सी अथाह आंखों में चिर क्षमा का वरदान भरा है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।